Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rao's Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which institution released the death penalty in India report? And correct answer is National Law University. Next question was, which ministry is the nodal agency of the fly ash management and utilization mission? And correct answer is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So without wasting any time, let's see what is in the news. सिंस यूनियन बजट हमारे सामने आया है 2023 के लिए, तो आज का पूरा जो पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है यूनियन बजट के बारे में। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड एडिटोरियल्स हमारे पास आज आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं GS3 इकोनॉमी के लिए। डिस्कस कर लेते हैं इनको। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियन बजट, देखिए इसको ड्राफ्ट करने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्राफ्ट किस तरीके से किया जाए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए, किस कैटेगरी के लिए क्या काम किए जाने हैं, उसके अलावा जो डिसीजंस यहाँ पर लिए गए हैं उसको लोगों तक सही तरीके से पहुँचाना और इम्प्लीमेंट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। उसी का एक पूरा चिट्ठा हमारे सामने है। ये दो आप देख पा रहे होंगे, ये इंटायरली एक ही न्यूज़ है यहाँ पर। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब हम इस पूरे यूनियन बजट को देख रहे हैं, देखिए एडिटोरियल बोल रहा है कि इस पूरे बजट में सबको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, आज़ादी के अमृत काल का ये पहला बजट माना गया है। ठीक है, फर्स्ट बजट इन दी अमृत काल। देखिए आपको पता है इंडिया का जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय 75 साल हो चुके हैं और हमने ऐसा कंसीडर करके रखा है, मान रखा है कि इंडिया एट 100 तक हमें बहुत सारी ऊंचाइयां यहाँ पर छूनी है। उसके लिहाज से ये पूरा बजट यहाँ पर इसकी थीम रही है, इसको प्रिपेयर किया गया है। देखिए बात की जा रही है एज पर द एडिटर हेयर, बोलना ये है कि जो पूरा अगर कंक्लूजन देखा जाए तो बात टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इकोनॉमी की बात की जा रही है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करी जा रही है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस सेक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्फोसिस है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर पर यहाँ पर देने की बात की जा रही है। हर कम्युनिटी को, क्लास को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, OBC, मिडिल क्लास को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। बट इस सब के बावजूद जो पूरा बजट है वो कहीं ना कहीं इन एफ्लुएंट्स की तरफ, मतलब जो रिच है उनकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है कंपैरेटिव टू द पुअर। यहाँ पर बेसिक जो रखा गया है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। बट इसके बावजूद भी ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर पुअर और रिच वाला डिफरेंस वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम 2014 से लेकर आज तक की बात करें तो जो पर कैपिटल इनकम है ये भी यहाँ पर डबल होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए, एंड विच इज़ 1.97 लाख। ये दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इसकी वजह से जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो बनकर इंडिया बाहर आया है। वहीं आगे ये बात भी कही गई है, जो कोविड-19 पैंडमिक की सिचुएशन थी उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी बहुत रैपिडली यहाँ पर इंक्रीज़ की है, जैसे कंपेयर करें अगर उसके काउंटर पार्ट दूसरी इकोनॉमी की। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने के लिए हमें जानना होगा, हमारे बजट ने अडॉप्ट किया है सप्तऋषि गाइडिंग को। ठीक है, सप्तऋषि या अमृतकाल को यहाँ पर अडॉप्ट किया है, जिसको हम देख लेते हैं ब्रीफ में। देखिए ये विजन है हमारे अमृतकाल के लिए, मतलब इंडिया का जो फ्यूचर है, इंडिया के जो 100 साल जब इंडिया पूरे करेगा अपनी आज़ादी के, तो उसको देखकर एक विजन यहाँ पर डिसाइड किया गया है, जिसे सप्तऋषि गाइडिंग प्रिंसिपल्स या अमृतकाल भी बोला जा रहा है। ये सातों एक एक करके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की बात की जा रही है, तो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट हैं, फ़िलॉसफीज़ हैं, जितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, ट्राइब की बात करें, दिव्यांगजनों की बात करें, EWS कैटेगरी की बात करें, अंडर प्रिविलेज्ड की यहाँ पर बात करें, तो किसी को भी यहाँ पर वंचित नहीं रखा गया है। सबके लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स के लिए। फार्मा कंपनीज़ में बहुत सारे इनोवेशंस लेकर आए गए हैं।
मेडिकल रिसर्च ICMR लैब्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बात की जा रही है कि अलग अलग जगह से कोलैबोरेशन किया जाएगा। वहीं इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो जो सिकल सेल एनीमिया है उसको 2047 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा, और इसके लिए सिकल सेल एनीमिया के लिए एक मिशन भी इंडिया चलाने वाला है। अलॉन्ग विद दैट बात की गई है कि हेल्थ एजुकेशन और स्किल पे ध्यान दिया जाएगा। लगभग 157 मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए हैं 2014 के बाद से, जो ये दिखा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट कितनी फोकस्ड है टुवर्ड्स दिस इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बात कर रहा है रीचिंग द लास्ट माइल। देखिए, इसके अंदर बात की जा रही है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ऐसे एरियाज में जहां पर ड्रॉट की सिचुएशन हमें दिखाई देती है। अलॉन्ग विद दैट जितने भी टीचर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा फॉर द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है भारत श्री की, इसको सेटअप किया जाएगा फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट स्क्रिप्चर्स। So those who are not aware with the Bharat Shri, it is Bharat Shared Respiratory of Inscription, that is Bharat Shri and it is very important. ऐसे abbreviations आपसे examinations में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ से निकल कर आई है, दैट इज सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। आप देखेंगे लगातार जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इस बात पर चिंता दिखाई थी कि प्रिजनर्स की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो इस बजट की एक और ख़ास बात यहाँ पर निकल कर आई है कि यहाँ पे देखिए प्रिजनर्स का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे प्रिजनर्स जो पुअर हैं, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, पेनल्टी उनके ऊपर लगी हुई है, बेल के लिए अमाउंट चाहिए, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ चाहिए है, उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो थर्ड जो इस कॉलम में आ जाता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट करना। डिसाइड किया गया है कि अपकमिंग 50 सालों में इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाने चाहिए फॉर 1 ईयर टू स्पर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करें तो हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर शो की गई है। रेलवेज के लिए बात की गई है कि एक कैपिटल आउटले रखा गया है ऑफ ₹2.40 लाख करोड़ प्रोवाइड किया गया है रेलवे इंडस्ट्री को, और ये अभी तक का हम अगर बात करें सो दिस इज़ द हाईएस्ट एवर आउटले, जो कि 2013 के अगर बजट से देखा जाए सो इट इज़ 9 टाइम्स 2.40 करोड़। लॉजिस्टिक को लेकर भी यहाँ बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जो क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक को कंफर्टेबल और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हम किसी पर भी यहाँ पर डिपेंडेंट ना रहें। वहीं जो रीजनल कनेक्टिविटी है, रेलवेज, रोडवेज, हेलीकॉप्टर्स, एयरपोर्ट्स, इन सब को भी इम्प्रूव करने की बात हमारे बजट में रखी गई है। अलॉन्ग विद दैट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सैनिटेशन। यहाँ पे बात की जा रही है सारी सिटीज़ को 100% मैकेनिकल डेसिलिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स और सीवर यहाँ पर कंपलसरी कर दिए जाएंगे, और कम्प्लीटली यहाँ पर मशीन होल मेड, ठीक है, मैन होल से। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, आप अगर डिटेल में बजट को देखेंगे तो आपको कुछ बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। अर्बन सैनिटेशन में जब 100% बात की जा रही है कि सेप्टिक टैंक्स वगैरह को इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो सीवरिंग या सीवरेज का जो काम है इसको ट्रांसमिट करेंगे हम फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल। दैट मीन्स अब जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है या कुछ ही लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती इन कामों की तरफ धकेला जाता है, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं बात की जाए तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जिसके हिसाब से जो टायर 2 और टायर 3 हमारी सिटीज़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो इट इज़ अनलीशिंग दी पोटेंशियल। बात यहाँ पर की जा रही है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की बात करें तो सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज are making and implementing capacity building plans for civil servants,
और इसी को यहाँ पर अपग्रेड करके पीपल सेंट्रिक बनाने की बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। सिंप्लीफाई कर दिया है आपको केवाईसी जानने के लिए। सो द केवाईसी प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड बाय अडॉप्टिंग अ रिस्क बेस्ड instead of a one size fits for all approach. So this is very good thing here. So financial sectors अब regulate करेगा, will also be encouraged to have a KYC system that is fully amenable to meet the needs of the digital India. Along with that यहाँ पर बात की जा रही है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग। एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आप उन्हें अपडेट करवा सकते हैं, उनमें एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं, और इन सब का बेस बनाया गया है डिजी लॉकर और आधार कार्ड को। सो अलॉन्ग विद दैट कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जा रही है। जितने भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हैं अब से उनको रिक्वायर्ड हो जाएगा टू हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज़ दी पैन कार्ड, और इस पैन कार्ड का यूज़ किया जाएगा एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल द डिजिटल सिस्टम ऑफ ऑल द स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज। इसकी वजह से होगा क्या, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे जो लीगल मैंडेट्स हैं उनसे आसानी से यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा पाएगा। वहीं एक और बात यहाँ पर निकल कर आई है विवाद से विश्वास। ठीक है, बात क्या की जा रही है, इन जब हम बात कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर की तो वो सबसे ज़्यादा फेलियर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है ड्यूरिंग कोविड पीरियड। 95% जितनी भी एमएसएमई सेक्टर थे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इनको रिलीफ प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ई कोड्स, यहाँ पे बात की जा रही है ई कोड्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा जिसमें का एनुअल आउटले रखा गया है लगभग 7,000 करोड़। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप डिजिटल लॉकर ई कोड यानी डिजिटल इंडिया की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, सो देखिए आजकल जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन देना, एक बिजनेस आइडेंटिफायर क्रिएट करना, डिजी लॉकर को बेस बनाना या आधार को बेस बनाना, ई कोड्स की परमिशन देना। वैसे भी आपके पास 5G सर्विसेज आ गई हैं, बहुत सारी लैब्स आपके पास डेवलप हो गई हैं जो कि डिजिटल इंडिया के लिए काम कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का वो पोटेंशियल जो आज तक इंडिया अचीव नहीं कर पाया उसको यहाँ पर अनलीश करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करें दैट इज़ द ग्रीन ग्रोथ। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वैसे भी एक मिशन देख चुके हैं, एक विजन इन्होंने देखा हुआ है, दैट इज़ द लाइफ, या हम इसे बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट टू स्पो अ मूवमेंट टुवर्ड्स एन एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने पंचामृत प्रोजेक्ट, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये पंचामृत क्या है, और नेट ज़ीरो कार्बन मिशन को 2070 तक पूरे तरीके से अचीव करेगा। सो इसमें सबसे पहले बात की जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, जो कि हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी की, हाइड्रो पावर एनर्जी की भी यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, अपना जो नेट कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस करेगा, और 2030 तक वो टाइम फ्रेम होगा जब इंडिया क्या करेगा, इंडिया बहुत तरीके से अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के रूप में यहाँ पर दिखाएगा। साथ ही यहाँ पर पीएम प्रणाम, दैट इज PRANAM, विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलोरेटेशन ऑफ मदर अर्थ, इसको लॉन्च किया जाएगा टू इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। प्रमोट करेगा ये ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स और बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन दी एग्रीकल्चर। वहीं गोवर्धन स्कीम के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट गोवर्धन स्कीम के अंदर लगाए जाएंगे। देखिए अगेन गोवर्धन विच स्टैंड्स फॉर गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। सो ये स्कीम एस्टैब्लिश करेगी और प्रमोट करेगी एक सर्कुलर इकोनॉमी को। बायोगैस प्लांट्स आपको देखने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहों पर देखने मिलेंगे जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वहीं एक और शब्द आपको देखने मिलेगा इस बजट में, दैट इज मिष्टी। ठीक है, SHTI।
मिष्टी की बात करें तो इंडिया फोकस कर रहा है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। बिल्डिंग ऑन इंडिया सक्सेस इन अफॉरेस्टेशन एंड विथ द मिष्टी विच इज़ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये क्या करेगा? मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ाएगा कोस्ट लाइन पे। रिजल्ट क्या होगा? देखिए, आप लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकेंगे, आप पानी से होने वाले जो नुकसान होते हैं शोर लाइन पर आप उसे रोक सकेंगे। वहीं आप बहुत सारे कैंप फंड्स यहाँ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं एक कैपिटल बिल्डिंग करने के लिए। इसी के साथ अमृत धरोहर के अंदर बात की गई है वेटलैंड्स की, और ये बताया गया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इनका सस्टेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो कंट्री के पास जो वेटलैंड्स या रामसर साइट्स की बात करें तो वो इंक्रीज होके हो चुकी है 75 इन नंबर, जबकि हम बात करें 2014 के पहले ये सिर्फ हमें 26 देखने के लिए मिलती थी, विच शोज दैट हाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस यूनिक कंजर्वेशन वैल्यू थ्रू दी अमृत धरोहर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ बात की गई है, जैसे नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेंटर ये बनाया जाएगा जो एनेबल करेगा एफिशिएंट लीडिंग, प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को और इन्हेंस करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। वहीं अगर हम बात करें तो सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा टू फास्टन दी हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स अंडर द कंपनीज एक्ट। वहीं क्रेडिट गारंटी स्कीम्स चलाई जाएंगी एमएसएमई सेक्टर के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र यहाँ पर निकाला गया है। एक नया स्मॉल सेविंग स्कीम है फॉर 2 ईयर्स पीरियड विद अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹2 लाख फॉर द वुमेन। वहीं सीनियर सिटीजन के बेनिफिट की यहाँ पर बात की गई है और इन्हेंस किया गया है मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को जो सीनियर सिटीजन की रहेगी, दैट इज़ 15 लाख से इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख टू 30 लाख हमें देखने के लिए मिलेगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस विच इज़ द यूथ पावर। यूथ पावर की यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग सारी बातों पर फोकस किया जाएगा फॉर द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। टूरिज्म को इन्हांस करने की बात की जा रही है, यूनिटी मॉल्स के सेटअप करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और बात की जा रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट करने के लिए। जीआई प्रोडक्ट्स और दूसरे हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उसे स्टेट्स में प्रमोट करने की यहाँ पर बात की जा रही है, और इसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है जो हमें यूथ के सेक्टर में देखने के लिए मिले। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है इस पूरे बजट का हाईलाइट। वहीं बजट से रिलेटेड कुछ एस्टिमेशन आपको दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। टैक्स स्लैब्स आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में एज अ रेफरेंस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। बात यहाँ पर की जा रही है इंडिया और यूएस ने सेटअप किया है स्ट्रेटेजिक टाइज विद द टेक्नोलॉजिकल प्लान्स। इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम ताकि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को है डेलीगेशन इसको क्या कर सकें, इन्हेंस कर सकें। इस डेलीगेशन को लीड किया इंडिया की तरफ से जो हमारे काफ़ी फेमस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोवाल, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं, और वहीं इनके अमेरिकन काउंटर पार्ट जेक सुल्वियन आपको सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। इस पूरे डायलॉग से एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई है, दैट इज़ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज ICET। चलिए बात कर लेते हैं पहले ICET के बारे में। ICET इनिशिएटिव को बेसिकली लॉन्च किया गया था, बात करें तो इंडिया और यूएस ने इन मई 2022 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको रन करा जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। ICET की बात करें तो दोनों कंट्रीज आइडेंटिफाई करती हैं 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जिसकी वजह से
जो हमारा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, को प्रोडक्शन है, उसको एनहेंसमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी. दैट वुड ग्रेजुअली बी एक्सपांडेड टू क्वाड, देन टू नाटो एंड फॉलोड बाय द अदर यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम आईसीटी की बात करें तो इंडिया रेडी है. इंडिया हमेशा ही रेडी रहता है टू शेयर इट्स कोर टेक्नोलॉजी विद द यूएस, और सेम एक्सपेक्ट करता है वॉशिंगटन यानी अमेरिका से कि वो भी जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया के साथ यहाँ पर शेयर करें. अगर हम इन 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो ये बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम. जो हमारा इकोसिस्टम है, इनोवेशन है, उसको बहुत ज़्यादा हमें इन्हांस करने की आवश्यकता है. वहीं स्टेम टैलेंट को हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है. स्पेस इनोवेशन मिशन हमें करना आवश्यक हो जाते हैं. नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. रेजिलियंट सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन को बढ़ाने की भी यहाँ पर बात की गई है. साथ ही 6G जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर बात की जा रही है. अलॉन्ग विद दैट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस 6 एरियाज हियर इज द डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन which India needs. India is in fact ready to share their core idea, और साथ ही एक्सपेक्ट करते हैं वॉशिंगटन से कि वो भी इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कोऑपरेशन दिखाए. चलिए, दोनों कंट्रीज़ ने ये जो पार्टनरशिप यहाँ पर डिसाइड की है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगा डेप्थ को, स्कोप को एक बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए, और इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल फॉर इंडिया. आईसीटी की बात करें तो ये सीख करता है ऐसे सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश करने के लिए जहाँ से इंक्रीज़ किया जा सकता है को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, जहाँ से हम स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट भी आगे देख सकते हैं. 6 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपको बताया. वहीं इंडिया यूएस आईसीटी डायलॉग्स की अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म कोऑपरेशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग को भी इंक्रीज़ किया गया है, जिसका मतलब ये जो कोऑपरेशन है ये सिर्फ एक दायरे तक सीमित ना रहकर एकेडमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाएगा. साथ ही 5G और 6G टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है. बात की जा रही है जो आरएन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट फोन्स टू ईच अदर एंड टू द इंटरनेट की यहाँ पर बात की जा रही है कि इसको भी एनहांस किया जाएगा. साथ ही यूएस ने एक बहुत अच्छा कमिटमेंट दिया है कि वो स्पीडी रिव्यू करेगा ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक टू प्रोड्यूस जेट इंजन्स इन इंडिया फॉर इंडियन मैन्युफैक्चर, जो कि एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में हमारे पास आएंगे. वहीं ईजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है. ये जो डिस्कशन हुआ है इसका ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जो इंडिया और यूएस है वहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को थोड़ा सा हमें इजी करने की आवश्यकता है. ह्यूमन राइट्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया और यूएस दोनों यहाँ पर अफर्म कर रहे हैं कि जो उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो इस तरीके की होगी कि वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, रिस्पेक्ट और ह्यूमन राइट्स को कहीं से कहीं तक इम्पैक्ट नहीं करेंगी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज in technological development sometimes we forget about human rights and human value, but here both countries make sure that they gonna remember it and work accordingly. चलिए, ये तो था इस आर्टिकल का क्रक्स. वहीं अगर हम एनएसए की बात करें तो एनएसए क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है इंडिया का. प्रेजेंट एनएसए की बात करें तो ये हैं हमारे अजीत डोभाल जी, आपको देखने मिलेंगे. एनएसए का काम होता है एडवाइस करना टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. साथ ही ये प्रिसाइड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को. इंडिया की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1998 में. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको एरियाज ऑफ कोऑपरेशन याद रखने हैं, आईसीटी इनिशिएटिव याद रखना है, और इंडिया के लिए किस लिहाज से इसकी सिग्निफिकेंस है ये आप ध्यान में रखेंगे. दैट वी हैव डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल. साथ ही हमारी एक और शाखा इंदौर में भी आ चुकी है, 10 विष्णुपुरी AB रोड
न्यू मेडी स्क्वायर हॉस्पिटल भंवरकुआं। सो इंदौर में रहने वाले विद्यार्थी भी अब यहाँ पर जा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमारे सामने आया है फॉर द जीएस पेपर 2 पॉलिटी। बात की जा रही है जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म की। चलिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म आखिर होता क्या है। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए कुछ जजेस की बेंच होती है जो इस तरीके की हियरिंग सुनती है। तो अगर हम बात करें तो एक डिवीज़न बेंच होती है जो कंसिस्ट करती है एटलीस्ट 2 जजेस। ठीक है, यहाँ पर 2 जजेस होते हैं और एक न्यूमेरिकल मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या होने वाला है। लेकिन कभी कुछ स्पेशल केस हो जाते हैं जहाँ पे एक अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंसिस्ट करती है 5 और इवन मोर जजेस को यहाँ पर बिठाया जाता है और ये बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 क्लॉज 3। ठीक है, कि जो भी इम्पोर्टेंस अगर किसी केस की बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो संख्या है, जो लिमिट है, वो ज़्यादा भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये बेंच यूजुअली कंसिस्ट करती है 5, 7, 9 या 11 और कहीं कहीं हमें ऐसे एक केस है जिसमें हमें 13 जजेस की बेंच भी देखी हुई मिली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं किस केस की यहाँ पर बात कर रही हूँ जहाँ मैं 13 जजेस का बेंच देखने के लिए मिला है। इनका काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करना विद द न्यूमेरिकल मेजॉरिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे जो मैं बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी। वही अगर हम बात करें, जो मेजॉरिटी कॉन्शियस होता है वो फ्लो करता है हमारे आर्टिकल 145 क्लॉज 5 से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट नो जजमेंट इन सच केसेस कैन बी डिलीवर्ड एक्सेप्ट विद द कॉन्करेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, but that judges are free to deliver dissenting judgment और opinion। तो आवश्यकता किसी भी जजमेंट को पास करने के लिए मेजॉरिटी की तो है, लेकिन इन केस कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना डिसेंट भी हमारे सामने शो कर सकते हैं। ये बात कर रहा है हमारा आर्टिकल 145 क्लॉज 3 और वहीं क्लॉज 5 और आर्टिकल 145 क्लॉज 3 बात कर रहा है द मोर नंबर ऑफ द जजेस इन केस ऑफ इम्पॉर्टेंट हियरिंग। चलिए आगे आर्टिकल में एक बड़ा ही क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया है जहां पर बात की जा रही है कि देखिए जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल जो हमारे लेजिस्लेचर में जाते हैं, देखिए वो लोगों की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। उनका एक जन सामान्य का जो परसेप्शन होता है उसके हिसाब से वो अपनी बातें बोल देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जजेस की या एक्सपर्ट की या लॉ मेकर्स की या जो एक लॉ इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, वो इस तरीके की किसी भी लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है, पॉपुलर परसेप्शन क्या चल रहा है, बिना वो सोचे जो एग्जैक्ट जजमेंट होता है वो उन्हें यहाँ पर देना चाहिए। जितने भी जजेस हैं ऑन पर्टिकुलर बेंच गिव देयर रूलिंग ऑन द सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटन एंड सबमिशन। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर एक पिटीशन फाइल हुई थी कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, और ये अभी रिसेंटली भी हमने डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन है उसको बाकी सारे मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने क्या कर दिया कि नहीं इट वाज राइट। लेकिन जे नागरथाना इन जस्टिस जे नागरत्ना ने क्या किया, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जब ये बात रखी गई, ये पिटीशन आई कि अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, तो बाकी सारे जजेस फेवर में थे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जजेस वर इन फेवर, बट जे नागरत्ना ने बोला कि नहीं, आरबीआई पे इन्होंने एक्यूजेंस किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्यूजाइज किया कि नहीं जो भी हुआ था वो गलत था और उसमें सबका रोल किस तरीके से इन्वॉल्व था, हाउ दे शुड इन्फॉर्म द पीपल, या किस तरीके से पार्लियामेंट के साथ एक डिस्कशन होना चाहिए था, उसकी यहाँ पर बात की गई। लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो डिसीजंस हैं, डिसीजन तो आ जाता है मेजॉरिटी के बेस पर, लेकिन अल्टीमेटली ये जो स्टेटमेंट आते हैं इनकी वैलिडिटी क्या रह जाती है? ये सिर्फ एक कॉपी में लिख दिए जाते हैं, इनका सिर्फ एक रिकॉर्ड रिटन स्टेटमेंट हमारे पास रह जाता है, लेकिन इनका फ्यूचर रिलेवेंस कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हमारे पास है जहाँ पर जो माइनॉरिटी जजमेंट्स दिए गए हैं वो बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक केस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, अगर हम बात करें
So that is HR Khanna in ADM जबलपुर वर्सेस वी शिवाकांत शुक्ला 1976 का ये केस था, जहां पर अपहोल्ड किए गए थे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इवन ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपाइटनॉलिज्म इन दी प्राइम एग्जाम्पल। आर्टिकल 21 की यहाँ पर बात की जा रही है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आर्टिकल 21 को आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। So initially that was a minority judgment given in this case, लेकिन बाद में ये जब हम आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी की बात करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन बनकर ये आ जाता है। सो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स एज वेल, जैसे हमें जस्ट KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में भी देखने मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें खराक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 के केस में भी देखने मिलेगा कि कुछ ऐसे माइनॉरिटी स्टेटमेंट हैं जो बाद में जाकर एक लॉ के लिए, एक इंटरप्रिटेशन के लिए बेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। इनफैक्ट ये 1962 का जजमेंट तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक माइनॉरिटी डिसीजन दिया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन बहुत बाद में जाकर आप देखिए राइट टू प्राइवेसी को रिसीव किया गया एज द फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो दीज आर द इंटरप्रिटेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स एंड द जजेस, जिसको बाद में यहाँ पर ध्यान भी रखा जाता है। सो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जुडिशियल डिसेंट की अगर हम बात करें, सो 2016 में आइडेंटिफाई किया गया जो रेट ऑफ जुडिशियल डिसेंट है, अगर हम बात करें एट द हाइट ऑफ द इमरजेंसी इन 1976, तो एक ये सिर्फ 1.27% थी। ठीक है, वहीं अगर हम 1980s की बात करें तो ये जो अपोजिशन है ये 10.52% के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है। स्टडीज़ ये भी पता लगाती हैं कि ये जो रेट ऑफ डिसेंट है वेयर द चीफ जस्टिस वाज अ पार्ट ऑफ द बेंच वाज लोअर देन इन दोज केसेस वेयर द चीफ जस्टिस वाज नॉट even on those benches. So that is also very very important and we should keep in mind. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर बता रहा है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो सिग्नल करता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ। एक बैलेंसिंग एक्ट को यहाँ पर दिखाया गया है और उस बैलेंसिंग एक्ट को हालांकि हम अभी बहुत ब्रीफ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इस आर्टिकल को रेफरेंस लेकर, जो हमने ऑलरेडी सप्तऋषि थ्योरी या आज़ादी के अमृतकाल की थ्योरी यहाँ पर पढ़ी है, आप उसको इसका रेफरेंस लेकर पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम आज का देखिए, आज का पूरा पेपर ही बजट के लिए डेडिकेटेड है, तो थोड़ा सा बजट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी यहाँ पर जान लेते हैं। बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी मेंशन नहीं है बजट शब्द का। हालांकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर किया जाता है एज द यूनियन बजट। ये एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट करता है उसकी सारी रिसिट आउटलेट्स फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक बजट इंक्लूड करता है और प्रोवाइड करता है एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, प्रोवाइड करता है वे एंड मींस टू रेज रेवेन्यू, एस्टिमेट करता है एक्सपेंडिचर को, डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर्स एंड द रीजंस फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन दैट पर्टिकुलर ईयर। साथ ही टैक्सेशन प्रपोजल, क्या प्रॉस्पेक्ट होंगे हमारे, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स क्या होंगे, क्या एलोकेशंस किए जाएंगे, कितना बजट किस पर्टिकुलर सेक्टर को दिया जा रहा है, क्या नई स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, इस सब के बारे में भी जानकारी कौन देता है, हमारा बजट। इस बार आपको जानकर एक बहुत अच्छी खुशी होगी, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इनको इस बार 5.94 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्रीज डिफेंस इज द मिनिस्ट्री जिसको एक बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। बात करें बजट की तो ये डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये एक नोडल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है बजट को प्रिपेयर करने के लिए। आज़ाद भारत की अगर बजट की बात करें तो उसे सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था इन द ईयर 1947। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज़ाद भारत का पहला बजट किसने प्रपोज किया था, किसने रखा था। ठीक है, चलिए
This is it for today. Join our batches for UPSC MPPSC Civil Services examination. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.